आसमान में उड़ने की सब चाहत रखते हैं, लेकिन जो जमीन पे रहकर सितारों के साथ जीवन बसर करने लगे और जीवन बसर करने के साथ उन लोगों के कल्याण के लिए विचार करे, वही सच्चा नायक होता है। तो टॉप विद पंजाब केसरी में आज एक ऐसी ही नायिका है कानून के क्षेत्र की, सिविल जज वर्ग 2 की परीक्षा में 2018 में टॉप करने वाली, मध्य प्रदेश में टॉप करने वाली पूर्वी तिवारी। हम इनसे आज जानेंगे उनकी सफलता के पायदान को, और जब वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं तो किस तरह से उनका सफर रहा। पूर्वी, आपने सफर तय कर लिया है और आप बैतूल में पोस्टेड हैं, लेकिन जब आप पीछे 2018 में जाती हैं, उसके पहले से जब आप तैयारी करती हैं, तो किस तरह से वो कठिन दौर था? क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं और लॉ की तरफ बहुत ज्यादा उनका आकर्षण बढ़ रहा है, तो वो दौर और अब दौर सफलता के बाद कितना महसूस कर रही हैं और क्या फील होता है? जी, आजकल ये भी मैंने महसूस किया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें लॉ का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। सिलेक्शन के बाद भी मुझे बहुत से एस्पिरेंट्स ने कांटेक्ट करके यही पूछा कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। इनफैक्ट 2 साल पहले जब मैं भी इस चीज़ की तैयारी कर रही थी तो फेस थोड़ा टफ होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आजकल कॉम्पिटिशन है वो बढ़ता जा रहा है। 3 फेजेस में एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। और प्री में जो है वो 150 मार्क्स का जो हमारा प्री आता है, उसमें लॉ के साथ साथ जनरल नॉलेज और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स भी कवर होते हैं। तो इसके लिए काफ़ी फोकस आपको और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है अपनी पढ़ाई के लिए। उसके साथ साथ जब आप मेंस की भी तैयारी करते हैं तो मेंस में थोड़ा सा और बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि उसके साथ साथ आपके साथ जजमेंट राइटिंग और उसके सब्जेक्ट्स के जो आंसर्स हैं वो भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, आर्टिकल्स हैं वो भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसका जो पैटर्न होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी और कंटिन्यूशन, परसिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आज भी जब जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं और जो एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि अभी चूंकि हमारा जो एग्ज़ाम था उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, डिले हो गया था कोरोना के कारण, तो इस लॉकडाउन का भरपूर उपयोग करें। रोज़ डेली चार्ट्स बना के अपने पैटर्न के हिसाब से पढ़ें, ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करें, पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करते जाएँ, उनको रिटन में प्रैक्टिस करें, ताकि उनकी जो कंटिन्यूटी है इस एग्ज़ाम के प्रति वो मेंटेन रहे। 2020 का जमाना आ गया है और ऐसा लगता है कि लोग जो लॉ की किताबें जो भारी भरकम होती है उनको नहीं पढ़ते हैं, शॉर्ट में सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया है, लॉ की डिग्री ले ली है और बस हमको अब अटेम्प्ट करना है सिविल जज वर्ग 2, और उनको उम्मीद भी रहती है कि हम सफल हो जाएंगे। तो ये क्या है, कोई क्रेजी टाइप का कुछ ऐसा लगता है कि लॉ के पीछे लोग पड़े हुए हैं और बस ऐसा लगता है कि हम सफल हो जाएंगे, जबकि उनकी तैयारी नहीं होती। ऐसे जो भीड़ बढ़ रही है इस समय कंपटीशन के लिए दौर पर, उस दौर पर ऐसी सोच रखने वालों के लिए क्या संदेश? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हल्के में ना लें इस एग्ज़ाम को, बिल्कुल मत लीजिए। कंपटीशन का जो भी एक दौर है वो बढ़ता जा रहा है डे टू डे, और लॉ की फील्ड में भी प्री मेंस इंटरव्यू जैसे कि मैंने बताया ही है आपको, तो उसको किसी भी तरह से आप ये नहीं ले सकते कि हम शॉर्ट ट्रिक मान के उसको कवर कर लें। तो इसमें भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। स्मार्ट स्टडी भले ही आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटेन द कंटिन्यूटी, रोज़ आपको रेगुलरली 4 से 5 घंटे डेली डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। टेक्स्ट बुक्स से मतलब छुटकारा पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेन हम लोग को बेयर एक्ट्स होती हैं, इसमें बेयर एक्ट का थॉरो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका शॉर्ट ट्रिक आप ऐसा निकाल सकते हैं कि उन बेयर एक्ट्स में आप हाईलाइट कर लीजिए, उसमें छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, उनको टैग्स में बना लीजिए या चार्ट्स प्रिपेयर कर लीजिए। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि टेक्स्ट बुक्स को ही हम अवॉइड करके इस एग्जाम को क्लियर कर लें, तो आई एम सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, प्री एग्जाम जो हम लोग देते हैं और प्री में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसका प्रिपरेशन क्या होता है और उसका सिलेबस क्या होता है और उसकी तैयारी किस तरह से करना चाहिए? जब आपने की थी, क्योंकि आपने टॉप किया था तो लंबे अरसे तक आपने पढ़ाई भी की होगी, और खासकर आपका जो एकेडमिक जो कैलेंडर रहा होगा जब आप लॉ कर रही थी, उस समय से भी आपने प्रिपरेशन शुरू किया होगा। तो ये मैं प्री का पैटर्न समझना चाहता हूँ, जो आज एक नवोदित जो छात्र हैं वो भी समझे अगर वो इंटर कर रहे हैं इस एग्जाम की। जी, हर स्टेट का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। मैं एमपी का पैटर्न जो है वो आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्री में हमको 150 मार्क्स का प्री होता है, जिसमें
110 क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉ के होते हैं, तो 110 नंबर लॉ के हो गए। बचे 40 में 20 नंबर मार्क्स का जीके आता है और 10 मार्क्स का कंप्यूटर आता है और 10 मार्क्स का इंग्लिश आता है। तो इस तरह से 150 मार्क्स का डिवीजन है प्री में। और इसमें प्री की जो तैयारी मैंने की थी उसमें हमको जैसे 12 सब्जेक्ट्स होते हैं लॉ के, तो 12 सब्जेक्ट्स को बेरैक्ट जो होती हैं उसको डेली हमको रिवाइज करना पड़ता है, डेली हम उसको पढ़ते हैं। और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उस बेरैक्ट के अंदर से ही आते हैं, कहीं से भी वो उसको पूछ लेते हैं। तो उसका थॉरो रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके साथ मैंने ये किया था कि जो 12 सब्जेक्ट्स थे तो 12 सब्जेक्ट्स के ही मैंने चार्ट्स बना लिए थे, ताकि उनको मैं अब आज अगर मैं पढ़ रही हूँ तो हो सकता है मैं एक सब्जेक्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ूँ, लेकिन उन चार्ट से ये फ़ायदा हुआ कि मैं एक दिन में ही 12 के 12 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लेती थी और उनको अपने दीवारों में चिपका लिया था जहाँ मैं पढ़ती थी। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा कवर करना ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और दूसरा जो टाइम रात में या शाम को बचता था उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स लगा लेती थी जो पास्ट ईयर्स पूछ चुके हैं। तो ना ही सिर्फ एमपी का, मैंने हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर्स जो होते थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुके हैं मैं उनको सॉल्व करती थी। तो उससे ये होता था कि एक वैरायटी मिल जाती थी, क्योंकि हर स्टेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग है, हर स्टेट के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी अलग है। तो ना सिर्फ एमपी, बाकी हर जगह के जो क्वेश्चंस अगर हम देखते थे तो उसमें कॉन्फिडेंस आता था कि जब इस लेवल की हम तैयारी करेंगे तो थोड़ा हमको नीचे का तो बन ही जाएगा। वो कहते हैं कि सपने में भी आईपीसी और सीआरपीसी और संविधान नजर आना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल सफलता के नजदीक हैं। तो क्या ये सच है कि प्री और मेंस में आईपीसी, सीआरपीसी और जो संविधान है इसको अगर हमारे सपनों में धाराएं घूमने लगे, किसको कितनी सजा होनी है क्या है, तो हम सफलता के नजदीक पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यही चीज़ जो है वो दिखाती है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर आपको नींद में भी उसी के सपने आने लगे, आप वही चीज़ें पढ़ते रहें, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आपको उठते बैठते सोते जागते भी सिर्फ किताबें ही दिख रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अपन प्री का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान का पूरा आ जाता है पैटर्न में, कि कुछ पार्ट टू पार्ट इसमें यूज करते हैं? नहीं, ये पूरा आता है, लेकिन बस ये जो मैंने बताया 110 मार्क्स का जो लॉ आता है उसमें सब्जेक्ट के मार्क्स डिवाइड है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, ये जो अगर क्वेश्चन पेपर इसके क्वेश्चंस जो आएंगे वो 15 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 15 क्वेश्चंस आएंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है मतलब इसकी कि सिर्फ इतने पार्ट्स का जो सब्जेक्ट है उतना पूछे जाएगा। लॉ तो पूरा आता है, मतलब पूरा सब्जेक्ट। ये तो काफी लेंथी हो जाता होगा, और ये तक कह सकते हैं कि हम प्री के साथ जो है मेंस की भी इसमें तैयारी हो जाती होगी, कि इसका कोई अलग पैटर्न, पहले प्री की तैयारी कर लो फिर मेंस की तैयारी कर लो, ऐसा भी होता है क्या? वैसे कहना तो यही है कि प्री के साथ मेंस की तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में सिर्फ महीना 1.5 महीने का ही टाइम मिलता है। और मेंस में जैसा मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। प्री में ये है कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, मल्टीपल चूज आंसर है, लेकिन मेंस में वो रिटिंग में आता है कि आपको वो पूरा राइटिंग में आपको क्वेश्चंस लिख के आंसर लिख के बताना है क्वेश्चंस के। तो जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं प्री में उसको हमको इतना डीपली तैयार करना पड़ता है, इतना डीपली तैयार करना चाहिए कि अगर हमको उससे एक ऑब्जेक्टिव आ गया तो हमें वो भी बन जाना चाहिए, और अगर हमको कोई बोले कि इसका आंसर हम लिख के बताएं तो हमको वो भी आना चाहिए। तो साथ साथ प्री के साथ मेंस की इस तरह से तैयारी हो सकती है। ये हो गई सब्जेक्ट्स की बात। इसके अलावा मेंस में जजमेंट राइटिंग, सिविल जजमेंट, क्रिमिनल जजमेंट, आर्टिकल्स और ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, ये अलग उसका एक और पेपर होता है, तो उसकी तैयारी भी करनी रहती है। तो जब प्री हम तैयार करते हैं तो उसमें जो मेंस की तैयारी हम इसी तरह से कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको इतने अच्छे से पढ़ें कि वो हमको मेंस के लिए तैयार हो जाएं, और जो बच्चे वाले 30 दिन या 40 दिन है प्री और मेंस के, उस बीच में हम जजमेंट राइटिंग और बाकी आर्टिकल्स, ऐसे ये सब तैयार कर सकते हैं। अच्छा, रटने वाली जो पद्धति होती है और समझने वाली पद्धति जो होती है, इसमें कितना अंतर अपने सफलता में आ जाता है? कि हम रट के गए तो कुछ अलग हो जाता है, समझ के गए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए कि भाई आज इस 354 में अगर 7 साल 10 साल तक की सजा है तो 376 में कितने की सजा है, ये धारा के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। फिर उसमें ये भी पूछा जाता है कि इसमें इसके साथ जुर्माना कितना लगेगा और इसका क्या सजा होने वाला है, किस तरह से इसकी ट्रायल चलती है, तमाम मुद्दों पर कंफ्यूजन हो जाता है। 5 साल 7 साल 10 साल 14 साल आजीवन कारावास, ये इतने ज्यादा कंफ्यूजन के बीच में जब आदमी थिंक समझे
या फिर उसको रट ले, ये पैटर्न कैसे समझेगा? क्योंकि इतना ज्यादा कुछ मटेरियल रहता है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर प्री में। था कि आईपीसी बहुत लेंथी है, 511 सेक्शंस हैं उसमें, और उसमें बहुत सारे मतलब पनिशमेंट और अपराध, वो दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं उसमें। तो आप एक क्वेश्चन पेपर या जो भी आप एक पेपर लीजिए, चार्ट बना लीजिए, इस तरफ ऑफेंस लिखिए, इस तरफ पनिशमेंट लिखिए। जैसे 354 है, उसकी जो पनिशमेंट है उसको सामने लिख दीजिए, 376 है, उसकी पनिशमेंट सामने लिख दीजिए। इसको रटने की अपेक्षा अब ये है कि आप एक बार में दिन में 10 बार इसको अपनी नज़रों के सामने से निकालेंगे, रोज़ रोज़ निकालेंगे, या आपको याद हो जाएगी। और रटने और समझने में मैं आप ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रट के जाते हैं या कोई सेक्शन भी, क्योंकि हमको मेंस में लिखना पड़ता है, तो हो सकता है चांसेस हैं कि आप उसको भूल जाएं, क्योंकि एक रटने में ये ड्रॉबैक रहता है कि अगर एक चीज़ भूली तो पीछे की पूरी कड़ियाँ टूट जाती हैं। लेकिन वहीं अगर आप समझ के जा रहे हैं, अंदर से सारा कंसेप्ट आपको पता है, तो आप अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है रटने और समझने तो में। पूर्वी हम प्री से निकल के मेंस पे जाते हैं, तो मेंस में समझाइए कि कितने पेपर होते हैं और किस किस मार्क्स के वो पेपर आते हैं और उसकी तैयारी कैसे करना चाहिए? जी, मेंस जो होता है वो उसमें 4 पेपर्स होते हैं, हमको 400 नंबर का रहता है, हर पेपर 100 नंबर का रहता है। तो जो मैंने बताया 12 सब्जेक्ट्स जो हमको प्री में होते हैं, तो वो 6-6 में डिवाइड हो जाते हैं। 6 सब्जेक्ट्स एक बार में क्वेश्चन मतलब में हमको पूछते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 6 सब्जेक्ट्स का होता है। पेपर 2 जो होता है उसमें हमको एस्से आते हैं, सोशल एस्से, लीगल एस्से और प्रेसी, मतलब उसको संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं हम, वो करना पड़ता है। और ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। थर्ड पेपर जो दूसरे दिन होता है हमारा, उसमें वो बचे वाले 6 सब्जेक्ट्स जो है वो आते हैं। और उसी दिन फिर हमारा जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है, उसमें सिविल जजमेंट और क्रिमिनल जजमेंट आता है। तो इसकी तैयारी, जैसे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मेन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो प्री के साथ ही आपको इतने अच्छे से बेयर एक्ट रीडिंग आपको इतनी थॉरो हो जानी चाहिए कि अगर वो आंसर राइटिंग तुरंत आपको बोलें तो आपको बनना चाहिए। इसका एक ये तरीका भी हो सकता है कि आप मेंस की जब तैयारी करने बैठें, तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जो ये मैंने भी किया था, उसको टाइम बाउंड करके 3 घंटे आप बैठ जाइए और उसको राइटिंग में लेके आइए। उससे ये होगा कि आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा कि आपका कितना पेपर छूट गया, आपने कितना पेपर किया, और अगर कुछ संभावना है उसको अच्छा क्वालिटी ऑफ आंसर्स को एनहांस करने की, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपने ये गलती की, इसमें अभी अच्छा डाल सकते हैं। जजमेंट राइटिंग की अगर मैं बात करूं, तो डेली एक सिविल एक क्रिमिनल जजमेंट लिख के देखना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने बच्चों के मुंह से यही सुना है कि वो पढ़ लेते हैं और एट अ टाइम जाके एग्जाम में लिखने की जब कोशिश करते हैं तो 2 से 3 घंटा लग जाता है एक जजमेंट लिखने में, बल्कि 3 घंटे में 2 जजमेंट्स, एक इश्यूज फ्रेमिंग और एक चार्ज बनाना आता है। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी आएगी और क्वालिटी ऑफ जजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगा। तो मैं डेली एक सिविल जजमेंट एक क्रिमिनल जजमेंट लिख के देखती थी। और जो एसेस की बात करें, अगर हम जो आर्टिकल्स हमको आते हैं, तो सोशल एसेस में हमको आज जो भी चल रहा है रिसेंट में, जैसे कोरोना चल रहा है या इकोनॉमिक स्टेटस अगर जो हम लिख लें, या जो भी चीज़ें अभी करंट में चल रही हैं, उस हिसाब से हमको उसमें प्रिपेयर करना पड़ता है। और लीगल में आज जो भी करंट लीगल अफेयर्स चल रहे हैं उस हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी। तो आपको टॉपिक्स अलग से सॉर्ट आउट करके उसका एक स्ट्रक्चर बना के रखना चाहिए कि इसमें हम मटेरियल में क्या क्या डाल सकते हैं इसमें। तो इनकी सब तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है और डेली इन्हीं सब चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस में लेके आना पड़ता है राइटिंग में, ताकि वहाँ पे स्पीड भी मेंटेन रहे, पेपर भी ना छूटे और आपका जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स हैं या जजमेंट है वो भी अच्छा रहे। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग किसमें हो सकता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर मेंस में ज़्यादा नंबर आ गए हैं और इंटरव्यू वैसे भी छोटा रहता है, उसमें अगर कम भी नंबर आएंगे तो मेंस के बलबूते हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खासकर जो स्कोरिंग हो जाता है और अच्छी मार्किंग हो सकती है उस सब्जेक्ट पे? स्कोरिंग जो है वो पेपर 2 और पेपर 4, जो हमारा आर्टिकल वाला एसे वाला जो पेपर है वो, और जजमेंट वाला पेपर जो है वो बहुत स्कोरिंग रहता है। इसमें आप काफ़ी अच्छे से मार्क्स को मतलब स्कोर कर सकते हैं। तो आपका वही तरीका है कि एक्चुअली मैंने देखा है कि 20 या 30 नंबर का अगर हमको कोई चीज़ आ रही है तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस बच्चे काउंट करते हैं, जो वो ग्रेजुएशन वाला है। लेकिन ये जो सिविल जज का एग्ज़ाम है, इसमें जो पन्ने नहीं भरना है हमको, नंबर ऑफ पेजेस मैटर नहीं करते, आपने कंटेंट कितना अच्छा लिखा है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो ज़्यादा मैटर करता है इसमें। तो अगर उसको आप मेंटेन करके रखेंगे, भले 4 या 5 पेज में आप अपना एस्से लिखेंगे, लेकिन वो सारी बातें आ जाएं उसमें, तो उसको बहुत स्कोरिंग हो जाता है वो। जी, और भी बात आती है कि कॉपी चेक करने वाले के ऊपर भी किसके हाथ में, कई लोग बोलते हैं कि कॉपी हमारी दूर से उसके हाथ में चली गई या अच्छे व्यक्ति ने उसको नहीं चेक किया है।
खासकर जजेस को चेक करते हैं कॉपी, तो इसमें भी एक मानसिकता बन गई कि ये उसको तो इसमें ज्यादा नंबर मिले, मुझे ज्यादा मिलने थे, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ये बाद में विश्लेषण का विषय हो जाता है। तो कॉपी चेक करते कैसे होंगे, क्योंकि आप तो टॉप की थी तो जाहिर सी बात आपको सर्वाधिक नंबर मिले, तो आपने भी तो आकलन किया होगा कि मैंने किस पैटर्न पे लिखा तो मुझे इतने नंबर मिले, समझा तो होगा आपने? जी। मैंने जैसे अभी बताया कि ज़्यादातर मानसिकता ये रहती है कि जितने ज़्यादा हम पेज भरेंगे उतने ज़्यादा हमको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये हम LLB और अपना ग्रेजुएशन टाइम से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। लेकिन सिविल जज के पेपर में वो चीज़ बिल्कुल काम नहीं करती। आप बिल्कुल उसको संक्षिप्त में लिखिए, लेकिन आप उसमें सारा मटेरियल डाल दीजिए तो वो आपका एक आइडियल आंसर माना जाता है। और रही मार्क्स की बात, तो चूंकि हमको 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, कोई चॉइस नहीं रहती है इसमें, तो इसमें वो चीज़ काम आती है कि आपने चीज़ें कितनी अच्छे से पढ़ी थी। क्योंकि कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि कॉलेज में भी जब कोई आंसर लिखने को आता था और भले ही अगर हम वो टॉपिक छोड़ के चले जाते थे तो हम कुछ भी अपने मन से लिख के आ जाते थे तो मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करती है। और वो चीज़ नहीं होती है तो नंबर कम मिलते हैं, तो फिर विश्लेषण होने लगता है कि हमको यहाँ इतने मिले, उसको इतने नहीं मिले। अच्छा, अब जैसे आपका मेंस हो गया था और इंटरव्यू में आपको जाना था, तो जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी और जब आप इंटरव्यू देने के लिए इंटर की वहाँ पर, तो कैसे आपसे सवाल पूछे गए और क्या माहौल रहा होगा वहाँ पर, और आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त? मतलब ऑफ कोर्स मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं काफ़ी डरी हुई थी, माहौल भी थोड़ा सा टेंस हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस लेवल को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो जब मैं गई और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, LLM है, तो उन्होंने पूछा LLM का MA है, तो मैंने रिप्लाई किया जिस सब्जेक्ट से मेरा LLM था। फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछे गए और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चंस थे, क्योंकि अब एक वो स्टेज आ जाती है प्री और मेंस के बाद की डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम फेस करके आ चुके हैं, इसलिए हम इंटरव्यू में बैठे हैं कि इस सेक्शन में क्या है, उसमें सज़ा कितनी है, या इसमें क्या बोलता है वो सेक्शन। नहीं, अब हमको सीधे फैक्ट्स से डील करना रहता है कि ये सिचुएशन हमने आपको दे दी, A और B है, उनके साथ ऐसा हुआ, अब आप क्या जजमेंट करेंगे, आप इस टाइम पे होंगे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या इसमें कहाँ कोई फॉल्ट है। तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो थे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। अच्छा, अब जैसे अपन जज बन चुके हैं, अब हम कानून की गद्दी में बैठ रहे हैं और न्याय करने के लिए तैयार हैं और हमारे पास फरियादी आ रहे हैं। अलग अलग फैक्टर आते हैं सामने, कोई गरीब भी आ जाता है, कोई अमीर भी आ जाता है, लेकिन कहा जाता है कि न्याय सबके लिए बराबर है। जब आप कुर्सी में बैठती हैं और आपके सामने प्रकरण आते हैं तो एक आत्मविश्लेषण का भी विषय होता है और सामने फैक्ट भी होते हैं। किस तरह से आप अभी, क्योंकि आपका 1 साल हो गया है, लगातार आप फैसले भी दे रही हैं, किस तरह से आप विचार करती हैं जब सामने फैक्ट आते हैं? तो हमें बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना पड़ता है। हमको बिल्कुल जैसे एक न्याय की मूर्ति होती है जिसकी आंख में पट्टी बंधी रहती है, हमें उस तरह से उस हर एक केस को देखना पड़ता है। ना हमें ये देखना है कि इस तरफ कौन है ना उस तरफ कौन है, सिर्फ हमारे सामने जो फैक्ट्स आते हैं, जिस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, रिकॉर्ड पे जो एविडेंस आता है, उनको देख के हम उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, कई बार बोलना चाहिए रिकॉर्ड में भी हेर फेर हो जाता है कई बार, तो इसका परीक्षण भी किया जाता है कानून पे। कई जैसे रिकॉर्ड दिए गए हैं, सही है रिकॉर्ड, सही सबमिट किया गया है, इसका परीक्षण कौन करता है आपके यहाँ जब न्याय के लिए आते हैं? कई बार सबूत भी नहीं होते, उसके अभाव में भी लोग बरी हो जाते हैं इन सब चीज़ों पर। फैक्ट का निरीक्षण कौन करता है इस न्यायिक पूरी प्रक्रिया में? ये एक जज का ही काम होता है कि इन सारे फैक्ट्स को, इन सारे रिकॉर्ड्स को वो खुद देखे, और वो चीज़ें सामने भी आ जाती हैं। अगर कहीं ऐसी कोई त्रुटि हो जाती है तो वो चीज़ें सामने भी आ जाती है, और एक जज ही जो है, पीठासीन अधिकारी जो है, ये उन्हीं का काम कर्तव्य होता है कि चूंकि न्याय से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता, तो उसको हमको बचाने के लिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं फैसले के अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मेरा ये विषय भी नहीं होना चाहिए, लेकिन महिलाओं के खासकर जो इस समय कानून है सुदृढ़ किए गए हैं, महिलाओं की काफ़ी अपेक्षा रहती है कानून से, और सुप्रीम कोर्ट भी खासकर फोकस करता है महिलाओं के उस पर। अलग अलग कानून भी आए गए हैं, फैसले भी नजीर बने हुए हैं। तो जब महिलाओं के मामले आते हैं, आपके एज अ सिविल जज उनका आप किस तरह से परीक्षण करती हैं, और
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून ने उनको क्या अधिकार दिए हैं, उनको आप क्या बताएंगे, किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है सुरक्षा की दृष्टि से? आजकल हम देख ही रहे हैं कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कानूनों ने भी महिलाओं के संबंध में काफ़ी कुछ अधिकार उनको दिलवाए हैं, जैसे कि छेड़छाड़ से रिलेटेड मामले हो गए या महिला उत्पीड़न के मामले हो गए, दहेज के मामले हो गए, दहेज मांग के, या क्रूरता से संबंधित कोई मामले हो गए। इस तरह के मामले जो है वो हम देखते हैं कोर्ट में, या अगर एक पति और पत्नी अलग रह रहे हैं तो उनसे संबंधित जो मेंटेनेंस अमाउंट का जो चलता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो महिलाओं से रिलेटेड होती हैं। और इसमें मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि वो कहीं से भी कमज़ोर ना समझें अपने आप को, क्योंकि सरकार ने उनके लिए कानूनों की तो व्यवस्था की ही है, सिर्फ उनके जागरूक होने की एक ज़रूरत है। तो वो जागरूक रहें, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और उस संबंध में अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि कानून उनके साथ है, न्यायालय उनके साथ है, तो उनको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि किसी वजह से मतलब न्यायालय ये भी एक प्रक्रिया है कि अगर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, किसी का कोई वकील नहीं है, तो लीगल एड की भी फैसिलिटी है हमारे यहाँ। लीगल एड में ये है कि अगर आपको कोई प्रतिनिधि तो नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रतिनिधि नहीं है वकीलों का, तो लीगल एड की तरफ से फ्री उसको रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा वहाँ से। और अगर कहीं और कोई और समस्या है विधिक सेवा में आप अगर आएंगे, प्राधिकरण में आएंगे, तो वहाँ पे आवेदन के थ्रू भी आप अपनी समस्याएं जो हैं वो ला सकते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, NGOs हैं, तो काफ़ी कुछ मतलब संस्थाएं हैं। और न्यायालय के अंदर खुद ही एक संस्था है, जैसे मैंने डालसा का नाम बताया आपको, विधिक सेवा प्राधिकरण, तो उससे भी काफ़ी कुछ मदद हो सकती है। अच्छा, कई जो होते हैं लॉ करने के बाद वकालत की ओर बढ़ जाते हैं कि हम वकालत करेंगे, लेकिन पैसे शायद उनको लगता है कि वकालत में ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन आप तो उस तरफ से कभी मन नहीं आया कि वकालत भी मैं कर सकती हूँ, आप सीधे यहीं पर इंटरेस्ट की? जी, मेरा शुरू से ही एक टारगेट था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो मैंने कभी वकालत की तरफ सोचा नहीं। और मेरा जब लॉ कंप्लीट हो रहा था उसके बाद ही मतलब मैंने इस संबंध में तैयारी करना शुरू किया, और लास्ट ईयर में मैंने अपनी तैयारी शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस मिल गई। तो कभी मेरा उस तरफ रुझान गया ही नहीं कि मुझे वकालत की ओर भी जाना है। मुझे पहली बार में सक्सेस कैसे मिल जाती है, आपका क्या होना चाहिए दिमाग में? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत कम लोगों को मिलती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद व्यक्ति हताश होने लगता है। वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया, तो आजकल अपने आप को केंद्रित करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। जी बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि प्रयासों से घबराएं ना। सबसे मूल उद्देश्य ये रहता है कि आप लगातार प्रयासरत रहें, त्याग करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मैं खुद को मतलब भगवान की कृपा और घर वालों का आशीर्वाद से ये भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त हो गई, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना ही पड़ेगा। आपका जो एम है, आपने जो गोल अपने लिए सेट किया है, उसके प्रति आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा उसके प्रति फोकस रहना है। और जब तक आप किसी तरह का त्याग नहीं करेंगे तो आपने जो एम अपने लिए बनाया है वो अचीव होने में आपको दिक्कत जाएगी। तो बिल्कुल प्रयासरत रहें, अपने मतलब जो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया ही देख लीजिए तो काफ़ी कुछ उससे भी हमको वो मिलता है। तो सोशल मीडिया से लेके काफ़ी सोशल लाइफ है आजकल के यूथ की, तो उसको भी हमको थोड़ा सा एक लिमिट करना पड़ता है, क्योंकि हमको कुछ चीज़ अचीव करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये मुहावरा यहाँ पे। अच्छा, जज की भी क्या सोशल लाइफ हो जाती है, क्या होती है सोशल लाइफ वहाँ से अलग होने के बाद, कि इसमें भी थोड़ा सा कंबाइन करना पड़ता है अपने आप को? थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस तो हर जगह ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पद पे पहुंचने के बाद एक पद की गरिमा को भी हमको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो वो नहीं है, लेकिन उस पद पे पहुंचने के बाद हम खुद ही इतने सजग हो जाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है वो हमको पता रहता है। कई बार ये देखता है कि वकीलों से भी अब बाहर नहीं मिलना चाहिए, आप फैसला देने बाद में दायरा एक सिमट जाता है, उसमें जजेस भी जो पब्लिक फंक्शन होते हैं वहाँ पर नहीं जाते हैं। ये जो बातें की जाती है कि भैया सबके पास जाना, लेकिन जज से थोड़ा सा दूर रहना, दूरी बना के रखना, ये जो प्रैक्टिकली जो बातें निकल के आती है, सच है क्या ये? होता है क्या ये सब चीजें? ये थोड़ा बहुत मतलब पब्लिक गैदरिंग इसमें क्या है, हम लोगों को हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं जाना। और रही बात वकीलों से इंटरेक्शन, तो जितना इंटरेक्शन उनसे कोर्ट में हो जाता है केस से रिलेटेड ये सब चीज़ें, तो उतना काफ़ी है। उससे अलावा मतलब ना वो इंटरेक्ट इतना होता है हम लोग से, उनका ना हम लोग
अच्छा पूर्वी, अभी नए एग्जाम फिर से होने वाले हैं, डेट निकल आई है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी क्या सक्सेस समझ देना चाहिए, किस तरह से वो तैयारी करने के लिए आगे बढ़ जाए बच्चे? बिल्कुल, प्री मेंस इंटरव्यू, मैं तो ये बोलूँगी प्री और मेंस की तैयारी आप लोग साथ में ही करिए। जितने भी मुझसे भी एस्पिरेंट्स पूछते हैं, मैं यही बोलती हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी ऐसे साथ में करिए कि सब्जेक्ट्स जो आप 12 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें आप बढ़िया नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, चार्ट्स बना के प्रिपेयर करिए, हाईलाइट्स करिए उसको, पुराने साल के जो क्वेश्चंस पूछ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स में उनको सॉल्व करिए। काफ़ी कुछ एक्सपोजर उससे मिल जाता है, काफ़ी कुछ आपकी तैयारी उससे बहुत बेहतर हो जाती है। रही मेंस की बात, तो उसमें लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या 12 सब्जेक्ट्स के अलावा ये जजमेंट राइटिंग और आर्टिकल्स वाली जो बात मैंने आपको बताई, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो दिन में एक आध जजमेंट लिख के देख लिया कैसा है, एक बार हम आर्टिकल्स लिख के देख लिया, आर्टिकल का मैटर हमने थोड़ा सा कलेक्ट कर लिया, पिछले साल के पेपर्स हमने लगा लिए, तो ओवरऑल ये 24 घंटे में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है और इनफ होता है इतनी तैयारी। अगर वो कंटिन्यूटी में इन सब चीज़ों को मेंटेन करे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, सफलता के लिए आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ने के लिए हमें पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। संकल्प पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। इसी लक्ष्य को बनाकर आगे बढ़ना होगा तो हमें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और आप भी सिविल जज की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप मनवा के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।